हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन करना चाहूँगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला कि झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? ए 8 है, बी 9 है, सी 4 है, डी 7 है। इनमें से जो आपको आंसर सही लगता है आप कमेंट में इसका उत्तर दें। मैं इसका सही उत्तर वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या अजय नदी। तो इनमें से जो आपको सही आंसर लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देंगे। इसका भी आंसर मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो आप वहां से इसका मिलान कर लेना। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने से पहले मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। मुंडा जो जनजाति है यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की मानी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप में बहुत सारे समूह हैं, जिसमें से एक समूह मुंडा जनजाति का है। तो मुंडा जनजाति जो है यह किस प्रजाति के हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं। और इनकी जो भाषा है यह ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है, यानी यह ऑस्ट्रिक ग्रुप का है। और मुंडा जो भाषा को बोलते हैं उसको मुंडा मुंडारी या फिर होडोजगर कहता है। तो मुंडा जो अपनी भाषा का उपयोग करते हैं उसको मुंडारी कहते हैं या फिर होडोजगर कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रिक लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेजों का जो है वो कौन कौन से भाषाओं का समावेश है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एरिया है झारखंड का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुंडा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। बाकी जो भाषाएं हैं वह यहाँ पर नोट डाउन है। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको ये याद रह जाएगा। तो बाकी भाषाएं जो है वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह अलग अलग देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं यह है मुंडा भाषा के बारे में या फिर मुंडा जनजाति के बारे में। तो इसमें यहाँ पर जो ये एरिया है यहाँ पर मुंडा की भाषा या फिर मुंडारी होडोजगर जो भाषा है यह बोली जाती है, जो मुंडा जनजाति की भाषा है। बड़े मैप में हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो ग्रुप है यह कहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि एक जिज्ञासा होती है कि सिर्फ यह झारखंड के ही क्षेत्र में है या फिर झारखंड से बाहर भी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह इंडियन ओशन में मेडागास्कर से लेकर, यह जो देश है यह मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर से लेकर इंडिया के पूर्वी हिस्सों से लेकर पैसिफिक ओशन के मिडिल पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन, जो यहाँ पर न्यूजीलैंड या पपुआ न्यू गिनी है, इन सारे देशों में, फिर यहाँ पर जो ये जो देश है कहे तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में यह बोला जाता है, सिंगापुर में, इन सारी जो जाति है या फिर यह सारी भाषाओं का यहाँ तक विस्तार हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। यदि आप क्वेश्चन आंसर या फिर क्यूज जो होता है, क्विज जो खेला जाता है, या फिर कहें तो आप अपने से, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, आप मुझे यहाँ पर कोई भी मैसेज कर सकते हैं जो डायरेक्ट द इल्यूजन के फैकल्टीज तक पहुँचेगी। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुंडाओं का आगमन के बारे में हम लोग जानते हैं कि मुंडाओं का आगमन को लेकर दो विचार प्रचलित हैं। पहला विचार यह कहता है कि मुंडाओं का मूल निवास पहले तिब्बत में था, बाद में यह झारखंड के क्षेत्र में आए। और दूसरा विचार यह कहता है कि आर्य जो थे, आर्य भारत जब आए तो इसके पहले मुंडा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में रहते थे, और जब आर्य आए तो यह दक्षिणी पश्चिमी भाग से चलकर मध्य प्रदेश में आ गए, बाद में यह झारखंड में प्रवेश कर गए और यह इसका मूल निवास स्थान बन गया।
साथ ही साथ हम लोग देखेंगे मुंडा का समाज। मुंडा का समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब यह होता है कि परिवार में जो मुखिया होता है वो पिता होते हैं, और जिस परिवार में मुखिया माता हो वह मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। तो मुंडाओं का जो समाज है या फिर परिवार है यह कैसा है? यह पितृसत्तात्मक है, और गोत्र ही समाज का मूल आधार माना जाता है। और मुंडाओं में जो गोत्र होता है यह सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मुंडा जो गोत्र, मुंडा के जितने भी गोत्र हैं उनका नाम जो होता है वह पेड़ पौधे या फिर पशु पक्षी के नाम पर ही, इन सारी चीज़ों से ही संबंधित रखा जाता है। मुंडा समाज में गोत्रों की संख्या 340 है, जिसमें से प्रमुख सांडल्य गोत्र, होरो गोत्र, कमल गोत्र आदि जैसे गोत्र जो इसके प्रमुख हैं। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और साथ ही साथ 340 गोत्र है, इसको आप याद रख सकते हैं। मुंडा का समाज दो भागों में विभाजित है, जिसमें से महलिको और कोम्पाट है। तो महलिको और कोम्पाट दो भागों में विभाजित है, और यह दो भाग 13 उपशाखाओं में विभाजित है, जिसमें से 13 उपशाखा में नागवंशी मुंडा, भुइहर मुंडा, खंगार मुंडा, कोरेंगा मुंडा, मानकी मुंडा, कोल मुंडा, रबडिया मुंडा, उरांव मुंडा, सदा मुंडा, सावा मुंडा और मांझी मुंडा आदि आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मुंडा समाज है यह दो भागों में विभाजित है, और यह दो भाग 13 शाखाओं में विभाजित है, जिसमें से यह 13 शाखा का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुंडा जनजाति का केंद्र जो है यह कहाँ रहते हैं। अभी जो इसका निवास स्थान है यह कहाँ कहाँ है? तो यह रांची जिले के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में है, बुंडू में है, तमाड़, मुरहू, सोनाहातू, सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम एवं बोकारो में इसका अभी निवास स्थान है। मतलब इन सारे एरिया में यह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पंचायती व्यवस्था इसका देखते हैं। पंचायत व्यवस्था पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। प्राचीन झारखंड में डेमोक्रेसी का मतलब एक चुनाव यदि हो तो यह सबसे एक चुनाव मतलब एक राजा बनाना हो तो सबके सहमति से बनेगा। कोई भी अपना शक्ति का उपयोग करके राजा नहीं बनता था या फिर मुखिया नहीं बनता था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डेमोक्रेसी पूरे इन लोगों के समाज में लागू था। तो मुंडा समाज की पंचायत व्यवस्था को पढ़ा पंचायत या फिर हाथू पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। पंचायतों के समूह को पढ़ा पंचायत कहा जाता है। एक दो पंचायत नहीं, काफ़ी ज़्यादा पंचायत, मतलब मान लीजिए कि एक क्षेत्र है वहाँ पर कुल मिला के 10 पंचायत है तो उसको पढ़ा पंचायत कहेंगे। सारे पंचायतों को मिला दें तो वह पढ़ा पंचायत कहलाता है। गांव के समूह को मिलाकर पट्टी बनाया जाता था, और पट्टी के प्रमुख जो होते थे वो मानकी कहलाते थे। पट्टियों के जो समूह है उसको मिलाने के बाद, बहुत सारे पट्टी को मिला देने के बाद पढ़ा पंचायत बनता था या फिर पंचायत बनता था। तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा भी कहते थे। तो यह क्वेश्चन भी बहुत जो है यह इम्पोर्टेंट है कि पढ़ा राजा किस समाज के से बिलोंग करते हैं। तो आपको यह आंसर देना है कि मुंडा समाज से यह बिलोंग करते हैं। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक होते थे, और जितने भी कार्यपालक होते थे, जो भी इनके अधिकारी होते थे, वो सारे के सारे राजा के अंतर्गत कार्य करते थे, जिसमें दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल होते थे। तो यह 5 कार्यपालक या फिर कर्मचारी के नाम यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। पढ़ा राजा का चयन चुनाव के द्वारा होता था। मैंने आपको पहले ही बताया कि डेमोक्रेसी पूरे मुंडा में चलती थी, तो इसका चयन जो होता था वह चुनाव के द्वारा होता है। तो कह सकते हैं कि मुंडा की प्रशासनिक व्यवस्था प्राचीन भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण था। इस समय किसी भी प्रकार का राजस्व जो है वो मानकी एवं पहाड़ा राजा को प्रदान नहीं किया जा सकता था। समाज पर कोई भी लोड नहीं था, वह किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं थे। यहाँ पर सब कुछ फ्री होता था। तो कह सकते हैं कि राजस्व जो है वो किसी को नहीं मिलता था, ना ही मानकी को मिलता था और ना ही पढ़ा राजा को प्रदान होता था। किसी भी प्रकार के विवाद को
पढ़ा पंचायत द्वारा सुलझा दिया जाता था। यह पंचायत मुंडाओं की सर्वोच्च कार्यकारिणी मानी जाती थी, यानी सुप्रीम कोर्ट मानी जाती थी। अब कुछ स्थल के बारे में जानते हैं, क्योंकि परीक्षा में स्थल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुंडा के गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। इनके गांव में जहाँ पर यह रहते हैं वहाँ पर 3 विशेष स्थल हैं, जिनमें से सरना, अखाड़ा और शासन है। तो सरना जो होता है यह ग्राम देवता का निवास स्थल होता है, यानी जो एक गांव है, और ग्राम देवता बेसिकली होता क्या है कि पूरे गांव का देख रेख करने के लिए एक भगवान के रूप में इनको पूजते हैं, जिसको हम लोग ग्राम देवता कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा झारखंड के क्षेत्र में ग्राम देवता, या फिर बिहार के क्षेत्र में, झारखंड के छोटा नागपुर में बेसिकली कहूँ तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ग्राम देवता का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन रहा है प्राचीन भारत से। तो ग्राम देवता का स्थल जो है वो सरना कहलाता था। पंचायत की बैठक स्थल और युवक युवतियों का रात्रि में नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम जहाँ होता था उसको अखाड़ा कहलाता था। वह जो है वो अखाड़ा कहलाता था। और लास्ट बचा है शासन। तो शासन क्या है, जो मरे हुए शरीर होते थे, मतलब कोई भी व्यक्ति मर गया, शव उनका जो होता था वह दफनाने के लिए जो स्थान को चुनते थे उसको शासन कहते थे। तो जब यह जिस स्थान में किसी शव को दफनाया जाता था वहाँ पर एक पत्थर के सील को लगाया जाता था, जिससे कि पहचान हो पाए, और उनके एक स्मारक के रूप में वह जाना जाता था। ठीक है, अब देखते हैं खुटकटीदार। इसका आशय जो है, खुटकटीदार से आप हमें क्या समझ में आता है कि खुटकटीदार कौन हो सकता है। तो खुटकटीदार जो है वो खेत बनाने वाले से है। इससे हम यही समझते हैं कि खुटकटीदार खेत बनाने वाले को कहा जाता है। तो खूंट का तात्पर्य परिवार से भी होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आपस में आप यदि गांव में रहे हो तो आप कभी सुने होंगे कि तुम्हारा खूंट क्या है, तुम किस परिवार से हो, है ना। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज है यह काफ़ी ज़्यादा झारखंड के क्षेत्र में देखा जाता है। तो खूंट का तात्पर्य परिवार से है, और व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल एवं जमीन का स्वामी होता है। ठीक है, मुंडा जो है इस समाज में खूंट का तात्पर्य परिवार से है, मुंडा समाज का, और खूंट अपने जंगल और जमीन का स्वामी खुद होता है, स्वयं होता है। मैं आशा करता हूं कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद बहुत जल्दी ही नागवंशी शासन व्यवस्था का जो है वो सीरीज आपके लिए आएगा, आप उसको ज़रूर देखें। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज से आपको सारे लेक्चर टाइम पर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि यह लेक्चर थोड़े लंबे समय के बाद आपको उपलब्ध मैं करा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। खैर, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।